तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 में बनाया है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको अध्याय 11 बताएंगे। अध्याय 11 में क्या दिया है? सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो चलिए देखते हैं। इसका कुछ संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया है। मान लीजिए एक क्या दिया? दैनिक जीवन में हमें प्रायः दो राशियों के बीच तुलना करनी पड़ती है। ये राशियां ऊंचाई, भार, वेतन, प्राप्तांक, चाल आदि हो सकती हैं। हम घोड़े और हाथी की चालों की तुलना करते हुए कहते हैं कि घोड़े की चाल तेज है। ऋतु 20 मोतियों से एक माला बनाती है। यदि उसे ऐसी 15 माला बनानी हो तो उसे और अधिक मोतियों की आवश्यकता होगी। एक बस में यदि 32 यात्री बैठ सकते हैं तो ऐसी 4 बसों में 128 यात्री बैठ सकते हैं। किसी दिए हुए कार्य को यदि अधिक लोग मिलकर करते हैं तो कार्य जल्दी पूरा हो जाता है। आइए और उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक पेन की कीमत 5 है तो 2 पेन की कीमत क्या होगी? 10 होगी। इसी प्रकार 4 पेन की कीमत क्या होगी? 12। देखिए, एक पेन की कीमत क्या है? 5 है तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी? 10। 3 पेन की कीमत कितनी हो गई? 15। 4 पेन की कीमत 20। 5 पेन की कीमत 20, 25। 6 पेन की कीमत 30 और 7 पेन की 35, 8 की 40। इस प्रकार से जब आपको एक पेन का मूल्य मालूम है तो आप अनेक पेनों का मूल्य निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको तालिका में देखकर आप समझ सकते हैं कि संख्या में वृद्धि की जाने पर उसकी कीमत में भी वृद्धि होती जाती है। और यह वृद्धि इस प्रकार होती है कि पेनों की संख्या और उनके मूल्य के बीच अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रत्येक स्थिति में यह 1/5 यानी 1:5। तो इस प्रकार से हम जो ये कहलाएगा, जो आपका सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात या अनुक्रमानुपाती कहलाता है। तो आप इसका अध्ययन कर लीजिए अच्छे से। ये आपके दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे इन्हें हल करके बताया गया है। जैसे मुकुल 75 कदमों में 50 मीटर की दूरी तय करता है तो 375 कदमों कितनी दूरी तय करेगा? तो देखिए, यहाँ पे एक तालिका बना दीजिए, कदम लिख दीजिए, यहाँ दूरी लिख दीजिए। 75 में 50 तो 375 में y मान लीजिए या x मान लीजिए। चूंकि दूरी में वृद्धि होने पर कदमों की संख्या में वृद्धि होती है। यह एक प्रत्यक्ष अनुपात है। प्रत्यक्ष अनुपात मीन्स क्या होता है बताया था आपको? अनुक्रमानुपाती है। ये कैसी स्थिति यहाँ पे हो रही है? अनुक्रमानुपाती की स्थिति। इसलिए क्या होगा? ये भागित में होगा। जैसे 75 भागित 50, 375 भागित y बार। इसको हल करेंगे तो हम 375 कदमों में 250 मीटर दूरी तय करेगा। इस प्रकार से इन्हें हल कर सकते हैं। और आगे प्रश्न दिया है आपकी बुक में, इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इससे संबंधित जो आपके अध्याय से संबंधित प्रश्न है, उन प्रश्नों को अपन हल करेंगे। देखिए, निम्न में कौन सा यहाँ दिया है आपको। अब हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम अनुपात समानुपात पर कार्य करेंगे। साथ ही कुछ प्रश्नों और के अभ्यास करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा विचरण अनुक्रमानुपाती नहीं है? तो यहाँ पे चाल बढ़ने पर समय, ये क्या है? अनुक्रमानुपाती नहीं। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 2, और यहाँ पे जो ए नंबर का डिब्बा है उसको क्या कर देंगे आप? नीला या काला कर देंगे इसको, इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 8 किलोमीटर को निरूपित करती है तो 2 सेंटीमीटर की वास्तविक दूरी को बताइए। देखिए, 1 सेंटीमीटर में 8 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? क्या करेंगे हम? गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16 किलोमीटर। जब 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 8 किलोमीटर को निरूपित करती है तो 2 सेंटीमीटर 8 दूनी 16 किलोमीटर को निरूपित करेगी। इसलिए इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे? डी नंबर के ऑप्शन पे इसको नीला या काला इस प्रकार से आप डार्क कर देंगे, गोले को भर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों की संख्या और आयु के बीच विचरण होता है। तो देखिए क्या होता है, पहले दांतों की सीधा अनुपात, ए नंबर, बी नंबर प्रतिलोम अनुपात, और सी नंबर ना सीधा अनुपात ना प्रतिलोम अनुपात, और डी नंबर कभी सीधा और कभी प्रतिलोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, कभी सीधा कभी प्रतिलोम। जैसे आयु बढ़ती है तो क्या हो रहा है? जैसे बच्चा ने पहले दांत निकले, दांत से फिर बढ़ रहे हैं दांत वहाँ पे, फिर जैसे आयु बढ़ती जाती है तो क्या होता है? वहाँ पे दांत टूटते जाते हैं। तो यहाँ प्रतिलोम यानी सीधा और प्रतिलोम अनुपात दोनों आ जाएंगे। इसका डी नंबर का ऑप्शन होगा। और यहाँ पे डी नंबर को आप क्या कर देंगे? काला या नीला घेरे को भर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 15 डाक टिकटों का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तो ऐसे 120 डाक टिकटों का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप इसे हल करेंगे। क्या कह रहा है, हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है 15 टिकटों का? 15 का 60 है तो कितने कह रहा है? 120 का। 15 का 60
क्षेत्रफल कितना है टिकटों का 60 वर्ग सेंटीमीटर, तो 120 टिकटों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये 60 गुणित क्या हो जाएगा, 60 गुणित 120 भागित 15, 15 का भाग किसमें दिए, 15 चौके 60 और 120 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका सॉरी फिर से देखते हैं हम, गुणा इसको रॉन्ग सॉल्व कर ली थी हमने। 15 में 60 सेंटीमीटर, तो 120 में क्या होगा 60 गुणित 120 भागित 15, 15 चौके 60, 12 चौके 48 यानी 480 सेंटीमीटर आएगा। इसका कितना आएगा 480 सेंटीमीटर। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन लिख देंगे और यहाँ पे ए नंबर के सामने के डिब्बे को आप क्या कर देंगे, काला या नीला कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कार्य के घंटे और श्रमिकों की संख्या, ये क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, धातु के एक 3 मीटर लंबे पाइप का भार 7.3 किलोग्राम है, उसी प्रकार के 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, तो इसको हम सारणी से के तहत कर लेंगे। हम जैसे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना हमें पाइप का भार, हम मान लेंगे माना पाइप का भार कितना है x किलोग्राम। इस प्रकार से आप क्या बना लेंगे, तालिका बना लेंगे और तालिका में ऊपर लिख देंगे पाइप की लंबाई और नीचे लिख देंगे पाइप का भार। देखिए 3 मीटर क्या है लंबाई है, तो ये 3 लिख दिया और उसका भार कितना है 7.3, तो उसके नीचे लिख दिए। उसके बाद 7.8 मीटर ये लंबा है, ये 7.8 लिख दिए और उसका भार हमें मालूम नहीं है, तो ज्ञात करना है, तो उसको हम x मान लिए और x को यहाँ लिख दिए। चूंकि यहाँ पाइप की लंबाई और भार परस्पर कैसे हैं, अनुक्रमानुपाती हैं। कैसे हैं, अनुक्रमानुपाती हैं, तो क्या होगा इनका भाग होगा 3 भागित 7.3 बराबर 7.8 भागित x, ये हो गया। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये x का 3 में गुणा किए तो 3 गुणित x हो गया बराबर ये 7.3 का 7.8 से गुणा हुआ, तो क्या लिख देंगे 7.8 गुणित 7.3। अब ये 3 क्या है यहाँ पे गुणा में, तो पक्षांतर होगा तो काय में चल जाएगा भाग में, तो क्या बचेगा x बराबर 7.8 गुणित 7.3 भागित क्या आ गया 3, 3 का भाग 7.8 में देंगे, 3 दूनी 6 बच गया, 1 उतारे 8 18, 3 6 18, कितने बार गया 2.6 बार गया। और इस 2.6 का 7.3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18.93। आप गुणा करके देख लीजिए, 26 का 73 में गुणा कीजिए और गुणा करने के बाद आपका 1893 आएगा, 2 संख्या बाद क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार ये x का मान क्या हो गया 18.93 किलोग्राम और ये क्या है पाइप का भार, अतः पाइप का भार कितना हो गया, फिर लिख देंगे लास्ट में, अतः पाइप का भार 18.93 किलोग्राम है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, एक 3 मीटर लंबी लकड़ी की परछाई 4 मीटर है। एक 3 मीटर लंबी लकड़ी की परछाई कितनी है 4 मीटर लंबी है। उसी समय एक खंबे की परछाई 24 मीटर है, 24 मीटर लंबी है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कर कीजिए। देखते हैं कैसे करेंगे, जिसे ज्ञात करना उसे मान ली हमने, माना खंबे की ऊंचाई कितनी है x मीटर। तो अब इस प्रकार से आप तालिका बना देंगे, यहाँ पे ऊपर खंबे की ऊंचाई और नीचे परछाई की लंबाई लिख देंगे। उसके बाद देखिए 3 मीटर ऊंचाई में कितनी 4 मीटर लंबी है, तो यहाँ जाएगा 3 भागित 4, यहाँ पे 3 आ जाएगी ऊंचाई और परछाई की लंबाई कितनी होगी 4। उसके बाद खंबे की ऊंचाई हमने क्या मान ली है x, तो ऊपर x आएगा और परछाई क्या आ गई 24। अब इसमें क्या है ऊंचाई और लंबाई परस्पर कैसी हैं अनुक्रमानुपाती हैं, तो क्या हो जाएगा 3 भागित 4 बराबर x भागित 24। तिर्यक गुणा हो जाएगा, 4 का x में गुणा की तो 4x और 24 गुणित 3, और ये 4 का क्या किया हमने पक्षांतर की तो काय में चले गया भाग में आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा x बराबर 24 गुणित 3 भागित 4, और 4 से 24 को काटे 4 एकम 4 4 छिंग 24, कितने बार कट गया 6 बार। अब क्या बचा x बराबर 6 गुणित 3, और 6 का 3 में गुणा करेंगे या 6 तो क्या आएगा 18 मीटर, यानी 3 का 6 बार पढ़ा पड़िए या 6 का 3 बार, तो x बराबर आ गया 18 मीटर। तो ये 18 मीटर क्या है खंबे की ऊंचाई, तो अतः खंबे की ऊंचाई 18 मीटर है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। कुसुम को अपने घर से नानी के गांव तक गाड़ी चलानी है, वह नक्शे में इन दोनों गांवों के बीच की दूरी 3.5 सेंटीमीटर मापती है। गांवों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। क्या है कुसुम को अपने घर से नानी के गांव तक गाड़ी चलानी है, वह नक्शे में इन दोनों गांवों के बीच की दूरी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। गांव के बीच की वास्तविक दूरी क्या है, जो गांव के बीच की वास्तविक दूरी हमें वह ज्ञात करना है। और यहाँ दिया है यदि मानचित्र का पैमाना, जो मानचित्र है उसका पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है, तो हमें क्या ज्ञात करना है वास्तविक दूरी। तो मान लेंगे माना वास्तविक दूरी x किलोमीटर है, पैमाना लिख दिए ऊपर और नीचे लिख दी वास्तविक दूरी। इस प्रकार तालिका बना लिए। यहाँ पैमाना क्या दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर बराबर
क्या हो जाएगा, भागित में क्या आ जाएगा x, क्योंकि उसकी वास्तविक दूरी। तो यहाँ पैमाना लिख दिए 1 और उसकी वास्तविक दूरी 10 हो गई और 3.5 की वास्तविक दूरी x हो गई। यहाँ पे यह एक अनुक्रमानुपाती की स्थिति है, इसलिए क्या होगा 1/10 बराबर 3.5 भागित x। x का 1 में गुणा की तो x और 10 का 3.5 में गुणा किए। जब 3.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 350 आएगा और एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, तो क्या बचेगा 35.0 किलोमीटर। अतः गांव के बीच की वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी, 35 किलोमीटर है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। यदि किसी डिब्बे के लड्डुओं को 30 बच्चों में बांटा जाए, क्या कह रहा है, यदि किसी डिब्बे के लड्डुओं को 30 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 लड्डू मिलते हैं। यदि बच्चों की संख्या में 5 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे। देखिए बच्चों की संख्या में 5 की कमी करेंगे तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में क्या था, आप इस प्रकार तालिका बना दीजिए। बच्चों की संख्या कितनी है, 30 है। 30 बच्चों को 5 लड्डू मिलते हैं, 5 लड्डू मिलते हैं। तो ये यहाँ पे बच्चों की संख्या लिख दीजिए, यहाँ लड्डुओं की संख्या। बच्चों की संख्या कितनी होगी 30 और लड्डुओं की संख्या कितनी होगी 5। अब इसके बाद क्या कह रहा है, बच्चों की संख्या में 5 की कमी हो गई। पहले कितने बच्चे थे, 30 बच्चे थे, उसमें कितनी कमी हो गई, 5 की कमी हो गई। कितने बच्चे हो गए, 25। और लड्डुओं की संख्या ज्ञात करना है, क्या 25 बच्चों को कितने लड्डू मिलेंगे। तो उसे हमने क्या मान लिए, माना प्रत्येक को x लड्डू मिलेंगे, तो यहाँ पे हमने x लिख दिए। यह है एक व्युत्क्रमानुपात की स्थिति। अब यहाँ पे स्थिति कैसी आ रही है, व्युत्क्रमानुपात की स्थिति आ रही है। तो व्युत्क्रमानुपात की जब स्थिति आती है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, अनुक्रमानुपाती में भाग देते हैं। तो अब क्या होगा, 30 गुणित 5 बराबर 25 गुणित x। ये लिख दी 30 गुणित 5 बराबर 25 गुणित x। अब हमने क्या किए, यहाँ पे 25 को पक्षांतर कर दिए, तो 30 गुणित 5 भागित क्या हो गया 25 हो गया बराबर x, या इसको x बराबर 30 गुणित 5/25 भी लिख देंगे। अब इसे हम क्रॉस करेंगे, देखिए 5m 25, 5 का 30, या ये देखो ये 5 से क्रॉस की 5 एकम 5, 5m 25, 5 एकम 5, 5 का 30। तो x बराबर कितना आ गया 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर 6 हो गया। तब प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे, 6 लड्डू मिलेंगे। अब यहाँ स्थिति देखिए बच्चों की संख्या कम हो रही है और लड्डू की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अनुपात लगे, व्युत्क्रमानुपात की स्थिति आ जाएगी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। यदि 18 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, यदि 18 श्रमिक किसी दीवार को 18 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 27 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यहाँ लिख देंगे, माना दीवार को 27 घंटे में पूरा करने के लिए x श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ घंटों की संख्या लिख दीजिए, यहाँ श्रमिकों की संख्या लिखे। 48 घंटे में कितने श्रमिक लगते हैं, 18, तो 27 घंटे में कितने श्रमिक लगेंगे x, जैसे हम मान लिए। अब यह क्या है, व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है, तो 48 गुणित 18 बराबर 27 गुणित x। अब यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 48 गुणित 18 भागित में क्या आ गया, इसके 27 आ गया। अब इसे क्रॉस कर देते हैं हम, पहले 3 से क्रॉस करेंगे, 3 छिंग 18, पहले 18 क्रॉस की, 3 से 3 छिंग 18 और 27 क्रॉस की कितने बार, 9 बार, 3 नाम 27। फिर 3 से 6 क्रॉस की, 3 दूनी 6, 3 का 9, और 3 से 48 को क्रॉस किए कितने बार क्रॉस हुआ, 16 बार, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। तो क्या बच गया, अब ऊपर x बराबर 16 गुणित 2, 16 का 2 में गुणा किया तो कितना आ गया 32। अतः 32 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। देखिए घंटे कम हो रहे हैं, यहाँ पे घंटे 48 घंटे में 18 श्रमिक, तो 27 घंटे में कितने श्रमिक लग रहे हैं यहाँ पे 32। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। यदि कार्डबोर्ड की 12 शीटों के ढेर की ऊंचाई 45 mm है तो मिलीमीटर है, तो 90 सेंटीमीटर ऊंचाई के ढेर में ऐसी ही कितनी शीटें आएंगी। तो जो शीटों की संख्या मान लीजिए हम, और यहाँ पे देखो ये मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 90 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 900 मिलीमीटर हो जाएंगे। तो हमने सेंटीमीटर का बदल दिए मिलीमीटर में, इकाई समान कर लिए। अब यहाँ पे शीटों की संख्या लिख दीजिए, यहाँ शीटों की ऊंचाई मिलीमीटर में, 12 शीट में कितने मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, इसलिए एक शीट में क्या हो जाएगा 900। यह एक अनुक्रमानुपात की स्थिति है, तो क्या हो गया 12 भागित 45 बराबर x भागित 900। अब इसका किस में गुणा करेंगे, 900 का 12 में और 45 का x में, तो x गुणित 45 बराबर 900 गुणित 12। अब ये 45 भाग में आ गया, तो x बराबर 900 गुणित 12 भागित 45, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, और 45 नाम सुन कितना आ गया 20। तो x बराबर कितना हो गया 20 गुणित 12, ये आ गया 20 गुणित 12, और 20 का 12 में गुणा किया तो कितना आ गया 240। तो x बराबर कितना हो गया आपका 240, अतः शीटों की संख्या 240 है। थोड़ा सा ये प्रश्न आपका 10 नंबर क्वेश्चन कंफ्यूजन में देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 18 श्रमिक
48 घंटे में कार्य पूरा करते हैं तो 32 श्रमिक कितने इसमें कर रहे हैं 27। तो यहाँ पे वित्त अनुपात की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जैसे 18 27, तो ये कम हो रहा है और ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 10 थोड़ा कंफ्यूज था तो हम चेक करना चाहे थे, तो ये प्रश्न ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 40 मिनट में एक दूरी तय करती है। उसी दूरी या समान दूरी को 25 मिनट में तय करने के लिए औसत गति क्या होगी। तो मान लीजिए माना औसत गति क्या है x, इस प्रकार से तालिका बना लीजिए। कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये क्या हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना मिनट ले रही है 40 मिनट ले रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मिनट, यहाँ समय काय में दिया है घंटे में दिया हुआ है, वो सॉरी मिनट में दिया तो इसको काय बदल देंगे घंटे में बदलेंगे। तो घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 40 में 60 का भाग दे देंगे। फिर औसत गति क्या है x है तो कितनी गति 25 मिनट, तो 25 भागी 60 आ गया। इस प्रकार से आप तालिका में भर लीजिए। यह एक व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है। व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है गुणा, और अनुक्रमानुपाती की स्थिति में क्या होता है भाग होता है। तो इस 60 का 40/60 से गुणा हो गया, 60 गुणित 40/60 बराबर x का गुणा किससे हो गया 25/60 से, तो x गुणित 25/60, ये 60 से 60 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे 40, ये 40 बचा, और ये 25/60 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 25/60 है तो 60/25 हो गया। अब इसे क्रॉस की हमने, देखिए किससे 5 से क्रॉस की, 5 25, 5 8 40, 5 एकम 5 और 5 का भाग 60 में दी, कितने बार गया 12 बार, तो कितना आ गया 8 गुणित 12 बराबर x, या 8 का 12 में गुणा की कितना आ गया 96 बराबर x, या x बराबर 96। और x क्या माने थे हमने औसत गति, अतः इसकी औसत गति क्या हो जाएगी 96 किलोमीटर। 25 मिनट में तय करने के लिए औसत गति कितनी होगी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। एक टंकी में एक साथ 6 नल खोल देने पर वह टंकी 1 घंटे 20 मिनट में भर जाती है। देखिए एक टंकी में एक साथ 6 नल खोल देने पर वह टंकी 1 घंटे 20 मिनट में भर जाती है। यदि 5 नलों का ही उपयोग करें तो वह टंकी कितने समय में भरेगी। यहाँ पे जो स्थिति आ रही है व्युत्क्रमानुपात की स्थिति आ रही है। व्युत्क्रमानुपात में हम क्या कर देंगे गुणा करेंगे। चलिए माना टंकी भरने में लगा समय क्या हो गया x मिनट है, इस प्रकार से आप तालिका बनाएंगे। तो ये 1 घंटे 20 मिनट है, तो मिनट को हम क्या बदल देंगे, 1 घंटे 20 मिनट को मिनट में बदल देते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 20 मिनट पहले से 60 और 20 कितना हो गया 80 मिनट, तो यहाँ कितना आ जाएगा 80 मिनट। एंड 6 नल खोल देने पर 80 मिनट में भर जाती है। एक टंकी कितने मिनट में भर जाती है 80 मिनट में भर जाती है। एक साथ 6 नल खोल देने पर टंकी 80 मिनट में भर जाती है। यदि 5 नलों का ही उपयोग करें तो वह टंकी कितने समय में भरेगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप तालिका बना लीजिए। यहाँ पे नलों की संख्या लिखी है और समय मिनटों में। 6 नल, जो नलों की संख्या कितनी है 6 है, और कितना समय ले रही है 80 मिनट। 80 मिनट कैसे हुआ, 1 घंटे 20 मिनट को हमने कायम बदले मिनट में बदले, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 20 मिनट आपका दिया हुआ है 60 और 20 कितना हो गया 80 मिनट। तो 5 नलों को, तो यहाँ नलों की संख्या क्या आ गई 5, और जो 5 नलों को भरने में लगा समय हमने माने कितना x, तो यहाँ x लिख दिए। यह एक व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है। व्युत्क्रमानुपात में क्या करते हैं गुणा करते हैं, 6 गुणित 80 कर दिए बराबर 5 गुणित x। फिर 5 का पक्षांतर की तो काय में आ गया भाग में आ गया, और 5 का भाग 80 में कितने बार जाएगा 16 बार। 5 एकम 5 बच गया कितना यहाँ पे 3, 5 का 30, 16, 16 गुणित 6 या 6 गुणित 16 बराबर x। 6 का 16 गुणा की तो कितना आ गया 96, 6 चिंग 36 की 6 हासिल की 3, 6 एकम 6 और 3 9, तो 6 का 16 गुणा की 96 बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया 96 मिनट। अतः टंकी भरने में लगा समय कितना आ जाएगा 96 मिनट। और मिनट को यदि आप घंटे में उसमें बदलना चाहते हैं बदल दीजिए। 1 घंटे 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, 96 में से 60 घटाए तो कितना बचा 36, 1 घंटा 36 मिनट, ये क्या हो गया समय लगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। माल से लदा हुआ एक लोडिंग ऑटो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही है तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ पे मिनट दिया है और यहाँ घंटे दिया, तो हमको मिनट घंटे को क्या बदल देंगे मिनट में। तो 5 घंटे में कितने मिनट होंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 घंटे में 5 छक्का 30 यानी 300 मिनट होंगे। अब यहाँ मान लेते हैं, माना तय की गई दूरी बराबर क्या हो गई x किलोमीटर, यहाँ लिख दिए तय की गई दूरी किलोमीटर में, यहाँ लगा समय मिनट में। 14 किलोमीटर में कितनी समय लगता है 25 मिनट, तो x किलोमीटर में कितना 300 मिनट। यहाँ पे स्थिति कैसी आ रही है अनुक्रमानुपाती की आ रही है। कैसी स्थिति आ रही है अनुक्रमानुपाती की स्थिति है, तो ये क्या हो जाएगा 14/25 बराबर x/300। अब क्या करेंगे हम, ये 25 का x 13 गुणा किए, 25 गुणित x और 300 गुणित 14। अब ये 25 काय में चले गया भाग में चले गए, तो यहाँ क्या बचा x, तो x बराबर 300 गुणित 14 भागित 25। अब जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर देते हैं,
पाँचम 25 और 5 से 300 क्रॉस की कितने बार 60 बार। फिर बचा क्या 5 एकम 5 और 5 से 60, 5 का भाग 60 में दी कितने बार गया 12 बार, 12 पंचे 60। क्या अब यहाँ शेष क्या बचा 12 गुणित 14, 12 का 14 में गुणा करो, 14 दूनी 28 की 8 हासिल की 2, 14 कम 14 2 16, 168 किलोमीटर। इस प्रकार यहाँ पे x का मान कितना आ गया 168 किलोमीटर और x हमने क्या माने थे तय की गई दूरी, तो अतः तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 168 किलोमीटर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए निम्नांकित प्रश्न को उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ तीलियों की संख्या दिया है, यहाँ क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण। तो एक पहिया है, देखिए पहिए में 4 तीलियां लगी हुई है, 4 तीलियां लगी हुई हैं और पूरा एक वृत्ताकार पहिया। तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा 360 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा 360 अंश का। और कितनी तीलियां हैं 4, तो हम 360 में 4 का भाग देंगे तो जो आपका आएगा वह कोण कहलाएगा। जैसे हम 360 में किसका भाग दिए 360 भागित 4। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि किससे 4 नाम 36, 4 शून्य 90 आया। तो यहाँ कितने अंश का कोण बन जाएगा 90 अंश का। 4 तीलियां है तो 90 अंश का कोण, 6 तीलियां है तो 60 अंश का। 6 का निकाले तो क्या किया 360 में 6 का भाग दी 60 आ गया। तो इसी प्रकार 8 तीलियां हैं तो 8 का भाग किस में देंगे 360 में देंगे। 8 का भाग जो 360 में देंगे कितने बार जाएगा 8 का भाग हम 360 भागित 8, 8 चौके 32 बच गया कितना यहाँ पे 4, 8 पंचे 40, 45 अंश। यहाँ पे क्या जाएगा आपका 45 अंश का। इसी प्रकार 10 तीलियों में 360 में 10 का भाग दी तो कितना आ गया 36 अंश का कोण बनेगा। 12 तीलियों में 30 अंश का। इस प्रकार से हमारा जो वृत्ताकार पहिया है वह कितने अंश का कोण बनाता है वहाँ पे 360 का। और जो तीलियां लग रही हैं उन तीलियों को भाग दे दीजिए तो आपको उनमें बनने वाले कोण मालूम हो जाएंगे। फिर एक प्रश्न दिया है 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण बताइए। तो क्या करेंगे 15 का भाग 360 में दे देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा जो तीलियों के कितने का कोण बनेगा। तो 360 में हमने भाग दिए 360 भागित 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 बच गया कितना 6, 15 चौके 60। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 24। इसी प्रकार यदि क्रमागत तीलियों में प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 60 अंश है तो आवश्यक तीलियों की संख्या पूछा है। अब यहाँ तीलियों की संख्या पूछा तो कैसे निकालेंगे हमने इसको यहाँ हल करके बताएं। देखिए माना कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण क्या है x है और कितने अंश का कोण बना रहा है 360 अंश का पहिए में और कितनी तीलियां 15, तो 15 गुणित x बराबर 360। तो x बराबर 360 भागित 15, 15 का भाग 360 में दी तो कितना आ गया 24 अंश का। अतः कोण का मान 24 अंश है। इसी प्रकार तीलियों की संख्या ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे y गुणित 40 बराबर 360 और 40 का भाग हम 360 में दे देंगे तो क्या मालूम हो जाएगी तीलियों की संख्या। तो आपके सेकंड नंबर के प्रश्न में तीलियों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ तीलियों की संख्या आपकी आ गई 9। अतः आवश्यक तीलियों की संख्या 9 होगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय कौन सा था अध्याय 12। अध्याय 12 में क्या दिया है आपका, क्या दिया है पढ़िए यहाँ पे सीधा, तो सॉरी अध्याय 11 था सीधा और प्रतिलोम समानुपात। यदि बच्चों इस अध्याय के जो प्रश्न और विकल्प बताइए समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।